Online students, check your audio and video. Navya, Aditya, check your audio. है ना। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एक्सपेंडिचर्स के बारे में। थोड़ा बहुत एक बार रिकॉल करा दो एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, उसका एक टाइप बचा हुआ है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बेसिकली खर्चा करना। एक्सपेंडिचर कोई भी प्रकार का अगर खर्चा हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे बेसिकली तीन टाइप का होता है। फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड एज, हम पढ़े थे ऑलरेडी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कौन बता पाएगा? व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद है? और प्रूफ करता है, वेरी गुड। और दिशा, वेरी गुड, बैठो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है वो एक्सपेंडिचर जो कि हम एक बार इनकर करते हैं और जिसका बेनिफिट्स हमको लॉन्ग टर्म में मिलता है। आज एक बार खर्चा किए और सालों साल हमको उसका बेनिफिट्स मिलता रहेगा। राइट। एग्जांपल के तौर पे जैसे सपोज मैं एक एसी खरीदा। ठीक है। तो मैं जो एसी खरीदा, पैसा खर्चा हुआ है ना, 50,000 रुपये लग गया, एसी खरीदा। लेकिन ये जो एसी है मुझे सालों साल तक बेनिफिट्स देता रहेगा। 4 साल, 5 साल, 10 साल तक मुझे बेनिफिट्स देता रहेगा। मैं एक जमीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, सोच लो प्रोजेक्टर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, गाड़ी खरीदा, ये सब क्या है? ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये सब मुझे क्या करेगा? सालों साल तक बेनिफिट्स देता। तो वो एक्सपेंडिचर जो कि हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो खर्चा हम एक बार करते हैं और उस खर्चे का बेनिफिट्स हमको लॉन्ग टर्म में मिलता है। लॉन्ग टर्म का मतलब अकाउंट्स में हमेशा मोर देन 12 मंथ। अगर 12 महीना से ऊपर है तो हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं, 12 महीना से कम है तो शॉर्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है। तो खर्चा का बेनिफिट्स हमको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, एक बार खर्चा किए और सालों साल उसका फायदा उठाएंगे, ऐसे खर्चा को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी तक जो मैं बोला उसमें लेट्स से एसी खरीदा, एसी खरीदना इज अ एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। या फिर सोच लो एक बिल्डिंग बनाया या एक बिल्डिंग खरीदा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट। उसके बाद हम पढ़े थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो लोग का फर्स्ट क्लास है थोड़ा क्लासेस कर लेना। ठीक है, बहुत सारे लोग का फर्स्ट क्लास है, ऑनलाइन में भी मेल स्टूडेंट्स हैं, तो वीडियोस देख लेना, लिंक तो शेयर किया ही हूँ मैं। ठीक है। तो जो भी क्लास मिस हुआ है सब वीडियोस है, सबका कर लेना तो इजी रहेगा समझने में। ठीक है। देखना, तो व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कौन बताएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अनीश, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? याद है कुछ? याद है कुछ समझ? जो खर्चा रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। अनुष्का, वेरी गुड। जिसका बेनिफिट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, 1 साल के अंदर उसका बेनिफिट्स खत्म हो जाता है, तो खर्चा हमको बार बार करते रहना पड़ता है, रेकरिंग होता है। रेकरिंग मतलब बार बार वो खर्चा हमको करना पड़ेगा और उसका बेनिफिट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, खर्चा बार बार इनकर करना पड़ता है, ऐसे एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एसी तो खरीद लिया, एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीना देना पड़ेगा कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है एसी चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। बार बार एसी खराब हो जाता है हर 1-2 साल में, छोटा मोटा इसमें क्या कराना पड़ता है? रिपेयरिंग कराना पड़ता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ अ रेवेन्यू। ठीक है। बिल्डिंग तो बना दिया, हर साल बिल्डिंग में कलर कराना पड़ता है, व्हाइट वॉश कराना पड़ता है। व्हाइट वॉशिंग का खर्चा, कलरिंग का खर्चा बिल्डिंग में क्या है? रेवेन्यू। हमारा स्टाफ लोग रखा हूं दुकान में, सैलरी देना पड़ता है हर महीना, सैलरी इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दुकान भाड़ा में लिया हूं, रेंट देना पड़ता है हर महीना, रेंट इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू। हमारा जो खर्चा बार बार करना पड़ता है दुकान में हर महीना,
हर 6 महीना, हर 1 साल में बार-बार खर्चा करना पड़ता है, ऐसे खर्चों को बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है? और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक बार खर्चा करेंगे, सालों साल तक बेनिफिट्स उठाएँगे, ऐसे खर्चों को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जैसे इस ट्यूशन के अंदर हर महीना एसी थोड़ी खरीदता हूँ, एक बार एसी खरीदा क्लासरूम के लिए, साल हो गया चल रहा है, 2-4 साल और भी आराम से चलेगा। लेकिन सैलरी स्टाफ लोग को तो हर महीना देता हूँ सैलरी, 1 महीना दे दिया सालों साल चलेगा, ऐसे थोड़ी होगा। 10,000 दिया 5 साल काम करेगा, दिस इज पॉसिबल। हर महीना मुझे पैसा देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी हर महीना देना पड़ेगा। रिपेयरिंग हर 2-4 साल, 2-4 महीना, 5-6 महीना में एक बार रिपेयरिंग छोटा-मोटा कराना पड़ेगा। ये सब एग्जांपल है का रेवेन्यू एक्सपेंस। क्लियर है इतना तक? ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे आएगा बताओ? रेवेन्यू में आएगा। वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट हमको बार-बार करते रहना पड़ता है ना? हर समय हमको अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करते रहना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करना करते रहना पड़ता है। तो एडवर्टाइजमेंट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ रेवेन्यू एक्सपेंड। क्लियर है? तो ये सब हो गया एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। समझ में आ गया इतना तक? ठीक है। अब इसमें एक चीज और भी बताया था मैं, एग्जांपल देता हूं तुमको। सोच लो बिल्डिंग जो है, ध्यान से सुनना, ठीक है? ग्राउंड फ्लोर का था, फर्स्ट फ्लोर था और सेकंड फ्लोर था, ठीक है? 3 फ्लोर का बिल्डिंग बनाया था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ठीक है? और बिल्डिंग बनाने में खर्चा हुआ था लेट से 50 लाख रुपए, 3 लाख रुपीस लगा था और 3 फ्लोर का बिल्डिंग बनाया, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ठीक है? ये जो 50 लाख रुपए लगा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बनाने में, ये कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? एक बार खर्चा किए, सालों साल बिल्डिंग का मजा उठाएंगे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर सालों साल करेंगे। तो बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बनाना इज अ कैपिटल एक्सपेंड। क्लियर इतना तक? तो ठीक है। अब छोटा मोटा रिपेयरिंग लगता है बिल्डिंग में, कभी कोई वॉल में सोच लो पानी आ रहा है, सीपेज आ रहा है, तो वहां पे व्हाइट वॉशिंग करा दिया। कोई पार्ट्स कुछ खराब हो गया बिल्डिंग, तो उसमें रिपेयरिंग करा दिया छोटा मोटा। ये सब मुझे कराते रहना पड़ता है। ये सब खर्चा कौन सा एक्सपेंडिचर था? ये सब खर्चा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट? लेकिन अब 1 साल बाद मुझे लगा कि मुझे एक और फ्लोर का जरूरत। मैं क्या किया, यहाँ पे एक और फ्लोर एट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ लेट से 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपए और खर्चा किया, थर्ड फ्लोर कंस्ट्रक्शन कर दिया बिल्डिंग में, ठीक है? तो ये जो तीसरा फ्लोर में बनाया, ये कौन सा एक्सपेंड? ये कैपिटल एक्सपेंड। ये क्या है? इंप्रूवमेंट इन फिक्स्ड एसेट। इंप्रूवमेंट है ना? ये क्या है? इंप्रूवमेंट करना। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कोई चीज, खर्चा पहले कर चुके हैं, बिल्डिंग बना चुके हैं, अब बिल्डिंग में कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं जो कि बिल्डिंग का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे? कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर का दो डेफिनेशन। फर्स्ट, जो खर्चा हम आज किए जिसका बेनिफिट सालों साल तक उठाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही। साथ ही साथ एग्जिस्टिंग एसेट्स में अगर हम कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं जो कि उसका अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, वैसे खर्चा को भी हम कैपिटल, ठीक है? राइट। एक और एग्जांपल देता हूं इसी का, फिर आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच लो आज मैं एक मशीनरी खरीदा, ठीक है? मशीनरी का काम क्या है? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाएगा, ठीक है? ये जो है 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है पर लेट से मंथ, ठीक है? ये मशीन का कैपेसिटी कितना है? 1000 यूनिट बनाता है एक महीना में, ठीक है? ये मशीन का इतना कैपेसिटी। मैं मशीन लाया सोच लो 10 लाख रुपया में, 10 लाख रुपीज में मशीन खरीदा। मशीन खरीदना 10 लाख रुपए का, कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। क्लियर है ये तो सबको? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या आज मैं खर्चा किया और बेनिफिट सालों साल तक उठाऊंगा, मशीन सालों साल तक यूज करूंगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इतना तक क्लियर है? नाउ मशीन का कोई एक पार्ट खराब हो गया, ठीक है? एक पार्ट मशीन का खराब हो गया, मैं उस पार्ट को ठीक कराया, रिपेयर करवाया एट अ कॉस्ट ऑफ लेट से 10,000, 10,000 रुपया खर्चा किया
और एक पार्ट को रिप्लेस करवाया, मशीन का खराब हो गया, ठीक है। मशीन ठीक कराने के बाद फिर से मशीन 1000 यूनिट ही बनाएगा, पहले 1000 बनाता था, अभी भी 1000 बनाएगा। पार्ट खराब हो गया था, ठीक करा दिया, 10,000 रुपए लग गया है। ये 10,000 रुपए कौन सा खर्चा होगा? रेवेन्यू। ज्यादा क्लियर है ये तो, काफी ठीक है। अब इसका मैं क्या किया, मशीन का एक पार्ट रिप्लेस करवाया, ठीक है, मशीन का फिर मैं एक पार्ट रिप्लेस करवा दिया एट अ कॉस्ट ऑफ लेट से 50,000। अब मशीन जो है 1000 नहीं, 1200 यूनिट्स बनाएगा पर मंथ। मशीन अब 1000 नहीं बनाएगा, पार्ट रिप्लेस कर दिया हूं एक ठो, अब मशीन 1000 की जगह कितना बनाने लगेगा? 1200 यूनिट बनाने लगे। तो ये जो 50,000 का खर्चा मैं किया, कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना, ये 10,000 और ये 50,000 में क्या फर्क है, ठीक है। जो पहला 10,000 का खर्चा है, उससे मशीन का अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ता है। मशीन 10,000 का खर्चा करने से पहले भी 1,000 यूनिट बना पाता था, 10,000 का खर्चा करने के बाद भी 1,000 यूनिट ही बना पा रहा है। मशीन का अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा, ठीक है। लेकिन जब मैं 50,000 का खर्चा किया मशीन में, अब क्या हुआ? मशीन का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया। अब मशीन 1000 नहीं, 1200 यूनिट बनाता। तो ऐसा खर्चा, ऐसा इंप्रूवमेंट जिससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, वही एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। समझ में आ रहा है? तो 10,000 का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ता है। पहले भी 1000 यूनिट बन पाता था, अभी भी 1000 यूनिट बन पाता है। तो इससे हमारा पैसा कमाने का क्षमता नहीं बढ़ता है, पहले भी 1000 बनाते थे, अभी 1000 बनाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये खर्चा किए, अब हमारा बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी था, अब पहले 1000 बनाते थे, 1200 बनाए, तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा। तो ये एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। समझ में आ रहा है? ऊपर वाले एग्जांपल में भी सेम लॉजिक था। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बना दिया, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही, ठीक है। कलर करा रहा हूँ, व्हाइट वॉशिंग करा रहा हूँ, छोटा मोटा रिपेयर करा रहा हूँ, ज्यादा बच्चे नहीं बैठ पाएंगे बिल्डिंग में, जितने बैठ पाते थे उतने ही बैठ पाएंगे। कलर करा दूंगा तो बच्चे ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे, पहले 50 बच्चे बैठ पाते थे बिल्डिंग में, अभी भी 50 ही बैठ पाएंगे। लेकिन अगर मैं थर्ड फ्लोर कंस्ट्रक्शन कर दूं तो अब 70 80 बच्चे, 80 बच्चे बैठ पाएंगे, तो ज्यादा बच्चे बैठ पाएंगे, तो अर्निंग कैपेसिटी। स्कूल सोचो ना, 3 फ्लोर का स्कूल है तो 500 बच्चे बैठा पाते हैं, एक और फ्लोर बना देंगे तो 700 बच्चे बिठा पाएंगे, 800 बच्चे बिठा पाएंगे, तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा। लेकिन कलर कराऊंगा बिल्डिंग में, तो 500 की जगह 600 बच्चे बैठ पाएंगे क्या? 500 ही बैठेंगे। कलर कराओ कि नहीं कराओ, 500 ही बैठ पाएंगे। लेकिन बिल्डिंग बना दूंगा एक और फ्लोर का, तो फिर ज्यादा बच्चे बैठ पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो वो खर्चा जिससे इंप्रूवमेंट होगा, जिससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, वैसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल दे रही है सबको। आई थिंक समझ में आ गया होगा व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज रेवेन्यू। सिंपल सा बात है, दो डेफिनेशन है। एक, वो खर्चा जिससे सालों साल बेनिफिट्स मिलेगा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बनाए, सालों साल बेनिफिट आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा, इंप्रूवमेंट की एसेट में, जो कि एसेट का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। बिल्डिंग का एक और फ्लोर बना दिए, मशीन में एक पार्ट रिप्लेस कर दिए, जैसे 1000 की जगह 1200 बनाने लगा मशीन, ये सब कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है? और रेवेन्यू समझ में आ गया, जो खर्चा बार बार होगा, रेकरिंग होगा, हर साल हर महीना एक खर्चा करना पड़ेगा, का बेनिफिट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाता है शॉर्ट टर्म में। एग्जाम्पल हो गया रिपेयर, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, सब एग्जाम्पल है का रेवेन्यू, पहले से ऑलरेडी पढ़े थे, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द थर्ड वन। हेडिंग लिखे हैं क्या हम लोग? कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। हम अब तीसरा एक्सपेंडिचर पढ़ने जा रहे हैं, कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। देख स्टूडेंट, या डाउट होगा यू कैन टेल कमेंट बॉक्स।
है ना। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफर्ड रेवेन्यू। देखो नाम से पता चल रहा है डेफर्ड रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू का एक टाइप है ये, कुछ कुछ रेवेन्यू के जैसा होने वाला है, कि नाम में ही डेफर्ड रेवेन्यू वर्ड है, रेवेन्यू वर्ड है वहां पर, मतलब थोड़ा बहुत रेवेन्यू के जैसा ही होने वाला है। एग्जांपल देता हूं तुमको, फिर समझते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। देखना, जब रिलायंस जियो कंपनी आया था, क्या तुमको रिलायंस जियो क्या किया था? व्हेन द कंपनी स्टार्टेड इन 2000 रफली 17 के आसपास जब कंपनी क्या था, क्या किया था कंपनी बताओ? सस्ता क्या, फ्री, फ्री में इंटरनेट बांटा कंपनी, ठीक है। उस समय तो तुमको मैं बता रहा हूँ, अगर एक गाना डाउनलोड करना है, पहले एक डाउनलोड में क्लिक कर दोगे, जाओगे नहा धो के आओगे, रेडी गाना डाउनलोड हो। उस समय इंटरनेट का हालत ये, ठीक है, 4G नहीं था, ठीक है, दुनिया 3G में चल रहा था, 2G में चल रहा था इवन, ठीक है, 2016-17 लोग इंटरनेट को जैसे बहुत बड़ा चीज है वैसा समझते, इंटरनेट एक ऐसा चीज, ठीक है। इंटरनेट उतना ज्यादा कॉमनली था और बचा बचा के चलते थे, उतना ज्यादा इंटरनेट था भी नहीं। व्हेन द कंपनी केम इन द ईयर 2016, रिलायंस जियो, ठीक है, कंपनी क्या किया, इंडिया में पहली बात तो 4G लॉन्च किया, है, और फिर क्या किया, फ्री इंटरनेट, अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट, अनलिमिटेड पूरा इंडिया में, ठीक है। तो नया कंपनी था, लोग क्या किए, फटाफट से पुराना सिम हटाए और जियो का सिम खरीदना शुरू किए, नहीं किया, है ना। तो मेरे पास भी एक सिम था ऑलरेडी उस समय, तो फोन तो है, तो आई बॉट अनदर सिम रिलायंस का, जियो का, क्यों, फ्री में इंटरनेट यूज, ठीक है। रफली मैं तुमको बोल रहा हूँ फॉर 1.5 years the company has given free internet ऑल ओवर इंडिया। इतने यूजर्स, 140 करोड़ जनता है इंडिया का, आदमी 5-5, 6-6, 7-7 सिम, तो 1.5 GB है ना, मतलब स्लो हो जाएगा ना, उसका अनलिमिटेड है लेकिन 1.5 GB के बाद तो स्लो है ना। तो 5-5, 6-6 सिम खरीद रखा है, मैं ही 4 सिम ले आया था, 6 GB इंटरनेट यूज करेंगे आराम से, ठीक है। ऐसे करके सबको ही फ्री में इतना इतना इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो रिलायंस ऐसे क्यों कर रहा है? प्रचार होगा, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट होगा, है ना। कंपनी ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि कंपनी प्रचार करे, अपना एडवर्टाइजमेंट करे। तो इतना बड़ा खर्चा किया रिलायंस, मजाक नहीं है ये बात, मजाक नहीं है। 40 करोड़ पॉपुलेशन, 5-5 इंटरनेट देना, खाने देने बड़ा खर्चा है ये, खाना दोगे तो कम पड़ेगा, इंटरनेट ज्यादा जरूरी भी आज के दिन में खाना से, और दूसरी बात महंगा भी ज्यादा पड़ेगा, खाने से महंगा पड़ जाएगा 5-5 GB इंटरनेट, ठीक है। तो इतना बड़ा खर्चा किया रिलायंस प्योरली किस वजह से, एडवर्टाइजमेंट के, है, क्या करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। नया कंपनी था, किसी को इंडिया में आदत नहीं था इतना स्पीड इंटरनेट यूज करने का, 1.5 साल आदत लगवाया गया फ्री में इंटरनेट देकर। तो अब जैसे लेट से मेरा एग्जांपल लेते हैं, तो अब मैं फ्री में इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, एक तो पहली बात, दूसरा मुझे आदत पड़ गया हाई स्पीड इंटरनेट यूज करने का, बिकॉज वी आर यूजिंग 4G, 3G चलता था और वो भी स्लो चलता था, 4G आया ऑप्टिक फाइबर केबल से और वो हाई स्पीड था, तो बहुत स्पीड इंटरनेट का आदत हो गया 1.5 साल तक। अब जब कंपनी फ्यूचर में 1.5 साल बाद, ताकि अब फ्री नहीं है, अब पैसा लगेगा, ठीक है, तो अब जैसे मेरे जैसा कोई यूजर अब बंद नहीं कर सकता रिलायंस और वो, क्योंकि उसको 1.5 साल तक हाई स्पीड इंटरनेट का आदत लग चुका है। हमारा सब कुछ आदत का बात है, जब तक नहीं यूज किया था हाई स्पीड इंटरनेट, तब तक कोई बात नहीं, तो स्लो इंटरनेट चलता था, आदत ही नहीं था हाई स्पीड इंटरनेट यूज करने का, ठीक है? लेकिन वंस 1.5 साल तक हाई स्पीड कर लिया, अब मुझे कोई बोले क्या पुराना इंटरनेट, अब भले पैसा दूंगा लेकिन यूज
4G ही करूँगा, कि मुझे स्पीड इंटरनेट का आदत, ठीक है? तो ये रिलायंस का प्योरली एडवर्टाइज़मेंट था, इतना बड़ा खर्चा किया रिलायंस, इसलिए एडवर्टाइज़मेंट करने की। बताओ इसका फ़ायदा आज तक रिलायंस को मिल रहा है कि नहीं? अभी तक मेरा जो दूसरा सिम है, वो जो 2 नंबर है मेरा, एक तो जो तो ग्रुप में एडेड हो जिससे, एक और नंबर है मेरा 7978871216 है। रिलायंस जियो का ही नंबर है और वो सिम उसी समय का है। तो 2016 में फ्री में मिल रहा था, समय का वो एक है। बाकी सिम तो मैं हटा दिया, ये एक ठो यूज़ कर रहा था, करते गया 10 साल हो गया है। अब बहुत सारे लोगों के पास वो नंबर है, अब मैं चेंज करता नहीं हूँ और अभी तक रिलायंस का यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक रिचार्ज कर रहा हूँ, अभी 5 दिन पहले रिचार्ज किया हूँ और जो है मैं रिलायंस का इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ये जो रिलायंस का रिचार्ज किया अभी 5 दिन पहले, रिलायंस को फ़ायदा हुआ, आया रिलायंस के पास। ये पैसा क्यों आया रिलायंस के पास? क्योंकि 2016 में रिलायंस मेरे को फ्री में इंटरनेट करने दिया था। तो फ्री में 2016 में दिया था, का फ़ायदा आज तक रिलायंस उठा रहा है। अंबानी है, मास्टर ही रहेगा, है ना? छोटा-मोटा रहेगा नहीं। 1 साल फ्री में देकर सालों साल तक के कस्टमर को जोड़ लिया गया है ना? अब सालों साल तक रिलायंस को इसका फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो एडवर्टाइज़मेंट किया रिलायंस, हाँ, ठीक है? इसका फ़ायदा सालों साल तक हो रहा है रिलायंस को। 2016 में खर्चा किया था रिलायंस एडवर्टाइज़मेंट, हेवी एडवर्टाइज़मेंट में खर्चा किया था रिलायंस 2016 में, फ्री में इंटरनेट बाँटा था, खर्चा हुआ होगा कि नहीं? फ्री में इंटरनेट देगा तो। इतना ह्यूज खर्चा किया था रिलायंस फ्री में इंटरनेट देकर, एडवर्टाइज़मेंट ही किया है प्योरली। ये जो एडवर्टाइज़मेंट किया है रिलायंस 2016 में, का फ़ायदा रिलायंस को 2026 तक हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी भी वो सिम चल रहा है मार्केट में, अभी भी लोग रिचार्ज कर रहे हैं। तो अभी तक उसका फ़ायदा रिलायंस को हो रहा है, राइट? लेकिन हम तो पढ़े एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंडिचर पढ़े थे दो। एडवर्टाइज़मेंट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का तो मतलब होता है जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में होता है। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात चल रहा है दो ठो, कि एडवर्टाइज़मेंट नॉर्मली क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और का बेनिफिट जल्दी खत्म हो जाता है, बार-बार हमको एडवर्टाइज़मेंट में खर्चा करना पड़ता है। तो नॉर्मल लाइफ के अंदर एडवर्टाइज़मेंट एग्जांपल ऑफ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? बट हेवी एडवर्टाइज़मेंट किया गया है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट ऐसा यूनिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में देगा। ऐसे एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में है डेफर्ड रेवेन्यू। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर such unique revenue expenditures, the benefit of which is received in more than one, right? नॉर्मली रेवेन्यू क्या होता है? जिसका बेनिफिट्स एक साल में खत्म हो जाता है ना? रेवेन्यू क्या होता है? जिसका बेनिफिट एक साल में खत्म हो जाता है, जो खर्चा बार बार करना पड़ता है, सैलरी, रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, रेंट, ये खर्चा बार बार करना पड़ता है, ये सब रेवेन्यू है। लेकिन अगर ऐसा कोई यूनिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है का बेनिफिट हमको एक साल से ज्यादा में मिले, ऐसे यूनिक रेवेन्यू है डेफर्ड रेवेन्यू आ रहा है। तो डेफर्ड रेवेन्यू क्या है? एक टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, बट एक ऐसा यूनिक रेवेन्यू का बेनिफिट्स हमको एक साल से ज्यादा में, समझ में आ रहा है? क्लियर इतना? समझ में आ गया? तो डेफर्ड रेवेन्यू क्या है? यूनिक टाइप का रेवेन्यू। नॉर्मली रेवेन्यू क्या होता है? इसका बेनिफिट जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई यूनिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एग्जांपल हेवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ठीक है, इसका बेनिफिट बहुत साल तक हमको मिलेगा, ऐसे यूनिक रेवेन्यू अकाउंट्स में है बट रेवेन्यू रही है। द थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू। अब मन में डाउट आ सकता है ये, सर फिर कैपिटल क्या फर्क हो? तो डाउट मन में आना चाहिए, ठीक है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू में फिर क्या फर्क हो गया? ठीक है, ध्यान से सुनना आप। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देता है, सालों साल बेनिफिट देता है,
पर रेवेन्यू ही सालों साल का है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर से एक फिक्स्ड एसेट क्रिएट होता, जैसे एसी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये एक एक तो फिक्स्ड एसेट है कि नहीं? दिस आर ऑल फिक्स्ड एसेट, हम पढ़े हैं, एसेट्स पढ़े हैं ऑलरेडी लास्ट क्लास। ये सब एक फिक्स्ड एसेट को क्रिएट करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से एक फिक्स्ड एसेट क्रिएट होता है और वो फिक्स्ड एसेट हमको सालों साल तक बेनिफिट्स देगा। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट नहीं हो, ये बस सालों साल तक बेनिफिट्स देगा, बट दिस डज नॉट गिव राइज टू अ फिक्स्ड एसेट क्रिएट नहीं कर। ये फर्क है कैपिटल और डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, कैपिटल भी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स दे रहा है, डेफर्ड रेवेन्यू भी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर से एक फिक्स्ड एसेट क्रिएट होता है, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई फिक्स्ड एसेट दे रही है। समझ में आ गया होगा? फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड डेफर्ड रेवेन्यू। क्लियर है? हम पहला दो तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, आई थिंक वी विल राइट थर्ड वन कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन राइट डेफर्ड रेवेन्यू। अगर फर्स्ट क्लास है, जैसे नव्या फर्स्ट क्लास है, थोड़ा रफ कॉपी में लिख लेना, बाकी सारा कर लेना क्लासेस से भेजा था के बाद फिर कॉपी में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, एडवर्टाइजमेंट है तो रेवेन्यू ही, बट ऐसा यूनिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट्स हमको साल से ज्यादा में, नॉर्मली रेवेन्यू का बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर मिलता है, ऐसा यूनिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट्स एक साल से ज्यादा में। एग्जाम्पल हो गया, अभी के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल, हम और भी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लार्ज या हेवी साइजिंग, फिर है सबको, ये इजी काफी। ठीक है, कोई बोले व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज अ टाइप ऑफ अ रेवेन्यू, the benefits of which will be in one account। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? इसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर मिलता है, और डेफर्ड रेवेन्यू क्या है? जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा में। ठीक है, एक बार करना, उसका बेनिफिट्स बहुत साल तक मिले। तो रिलायंस एक बार फ्री में बांटा, एक डेढ़ साल तक, अब अभी तक आराम से पैसा ले रहा है। क्लियर उसको। नेक्स्ट, अब छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं, मेनली जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे
टर्म्स के अंदर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और भी टर्म्स हैं, ऐसे नहीं कि और टर्म्स नहीं, ठीक है, पर जितना टर्म्स पहला जानना जरूरी है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए, हम उतना ऑलमोस्ट पढ़ लिए, ठीक है। और भी टर्म्स होता है, बाकी जो टर्म्स है वो सब जब हम आगे चल के एक एक मेन मेन चैप्टर्स पढ़ेंगे, वो चैप्टर्स के अंदर वो अपने आप धीरे धीरे कवर होता चला जाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ छोटे मोटे हैं अभी ऐसे खत्म हुआ है, पढ़ेंगे हम लोग। हेडिंग करना स्टॉक या इन्वेंट्री, कैसे पढ़ेंगे, ये से रिलेटेड है, डेफर्ड रेवेन्यू से रिलेटेड। प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा उसके बाद पढ़ेंगे, तो पेंडिंग छोड़ेंगे अभी। हेडिंग स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक या ना, सुने भी होंगे दुकान में इतना रुपए का स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक का मतलब क्या है, जो सामान हम रखे हैं दुकान में बेचने के लिए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्टॉक, ठीक है। तो गुड्स क्या है फिर, गुड्स और स्टॉक में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। गुड्स भी याद होगा तो हम स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़े, गुड्स का मतलब वो सामान जो हम खरीदते हैं या बनाते हैं आगे बेचने को हम गुड्स बोलते हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में पढ़े, ठीक है? तो स्टॉक क्या है देखना, गुड्स जो होता है एक इंडिविजुअल यूनिट है, एक पीस है वो, उसको गुड्स बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब सारा गुड्स को हम मिला दे रहे हैं, when all the goods combinedly called as stock, समझ में आ रहा है। तो गुड्स जो है वो एक एक इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड एज गुड्स, कंबाइंडली ऑल द गुड्स आर कॉल्ड एज स्टॉक, राइट। जैसे हमारे दुकान में, जैसे एग्जांपल दिया था, वैसे ग्रोसरी का शॉप है, ठीक है। तो दुकान में शुगर है, शुगर इज गुड्स, ठीक है। आटा है, आटा है, मैदा गुड्स है, सॉल्ट गुड्स है, और जो भी रखा हुआ है सब कुछ गुड्स है। इन सबको मिला के बोलते हैं दुकान में 50 लाख स्टॉक है। मतलब सारा गुड्स को जब हम मिला देते हैं कंबाइंडली, इज कॉल्ड एज स्टॉक। स्टॉक क्या है, जो सामान हम बेचने के लिए रखे हैं दुकान में, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। ऑल द गुड्स कंबाइंड कॉल्ड एज, एक एक इंडिविजुअल यूनिट को गुड्स बोल रहे हैं, और सारे गुड्स को जब हम कंबाइंड कर देते हैं, मिला देते हैं और बोलते हैं सारा गुड्स मिला के टोटल जो है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेंट्री, ठीक है। तो स्टॉक या इन्वेंट्री एक ही बात है। स्टॉक या इन्वेंट्री दोनों का मतलब है सामान हम दुकान में रखे हैं आगे बेचने, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक और क्लियर है। गुड्स और स्टॉक में कंफ्यूजन बात नहीं है, ये दोनों गुड्स बस एक एक इंडिविजुअल यूनिट गुड्स बोलते हैं, मैदा शुगर आटा मैदा, ये सबको एक एक चीज को गुड्स बोल रहे हैं, और जब सारे गुड्स को मिला के हम साथ बोल रहे हैं तब हम उसको स्टॉक या इन्वेंट्री, क्लियर है। अब ईयर का शुरुआत में स्टॉक है हमारे पास, तो अकाउंट्स में बोलते हैं स्टॉक, और ईयर के एंड में जितना स्टॉक है दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग, ठीक है। तो स्टॉक दो टाइप का होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब ईयर के शुरुआत में हमारे पास जितना रुपए का सामान है जिसको हम आगे बेचेंगे दैट इज कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक, और ईयर के एंड में जितना सामान है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग। समझ में आ गया इतना, लिखेंगे हम लोग। स्टॉक या इन्वेंटरी इज करंट एसेट हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल, तो हम बेच के रखे हैं, हमारे दुकान का फिनिश गुड्स रखें, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में यूज करने के लिए। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकता है, हमारे पास रॉ मटेरियल का भी स्टॉक हो सकता है, रॉ मटेरियल को यूज करेंगे फिनिश गुड्स बनाने के लिए, या फिनिश गुड्स का भी स्टॉक हो सकता है।
पॉइंट नंबर 16 कर देना। ठीक है, तो हमारे पास दोनों चीज का स्टॉक हो सकता है, फिनिश गुड्स का भी स्टॉक हो सकता है और रॉ मटेरियल का भी स्टॉक हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया था, सोच लो हम लकड़ी से चेयर बनाते हैं, लकड़ी रॉ मटेरियल हुआ और चेयर फिनिश गुड। अब मेरे पास मेरे फैक्ट्री में लकड़ी का भी स्टॉक हो सकता है, बहुत सारा लकड़ी आके पड़ा है, चेयर बना नहीं है, और चेयर बन के तैयार है, बेचा नहीं हूँ, चेयर का भी स्टॉक हो सकता है। स्टॉक दोनों चीज का होता है, फिनिश गुड्स का भी स्टॉक होता है और रॉ मटेरियल का भी स्टॉक ये रही है। तो दिस इज पॉइंट नंबर 16 कॉल्ड एज स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। फिर गुड्स से कैसे अलग है, इंडिविजुअल यूनिट को गुड्स बोलते हैं और सारे गुड्स को जब कंबाइंड ला देते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं स्टॉक या फिर। फिर ये छोटे मोटे डेफिनेशन है, वी विल राइट इन हेडिंग पॉइंट नंबर 70 टाइप्स। लिखे नहीं क्या तुम लोग, ये वाला लिखे तो बस हो गया, उसके अंदर बोल रहे हो और नीचे। ओपनिंग मतलब ईयर के शुरुआत, क्लोजिंग मतलब यू हैव रिटन दिस वन रिटन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 17, वो वर्ड है 17 का है इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है वो आदमी जो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकेगा, को बोलते हैं सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो मेरे पास 10 लाख रुपए है और मुझे देना 8 लाख रुपए। बताओ मैं 8 लाख रुपए दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा? आराम से दे पाऊंगा। 10 लाख का संपत्ति है मेरे पास, 10 लाख का प्रॉपर्टी है और मेरा देनदारी जो है 8 लाख रुपया है, तो देना लोगों को 8 लाख रुपया बाकी है, तो मैं आराम से 8 लाख रुपया दे पाऊंगा। तो मुझे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर सोच लो मेरे पास 10 लाख का प्रॉपर्टी है, 10 लाख का संपत्ति है और मेरा देनदारी 15 लाख रुपया है, 15 लाख मेरा लोगों को देना बाकी है, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। इसका मतलब 5 लाख रुपया कम पड़ रहा है, मुझे क्या बोलेंगे? इनसॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? तो सॉल्वेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति या वो बिजनेस जो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकेगा, दे आर कॉल्ड एज सॉल्वेंट। और इनसॉल्वेंट का मतलब है वो बिजनेस या वो पर्सन जो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाए, तो उसके पास उतना पैसा ही नहीं है, दे आर कॉल्ड एज इनसॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? तो अकाउंट्स में दो वर्ड है, सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जो अपना लाइबिलिटी का पेमेंट सकेगा, दे आर कॉल्ड एज सॉल्वेंट, और जो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकेगा, दे आर कॉल्ड एज इनसॉल्वेंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल सा टॉपिक है, लाइन का डेफिनेशन, खास बात है भी नहीं। लिखेंगे पहला इंसॉल्वेंट है, सॉरी पहला इंसॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, लिख लो पहला सॉल्वेंट, लिख हेडिंग कर। सॉल्वेंट इज अ पर्सन और बिजनेस या एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजिशन पे इट्स, तो अपने डेट का पैसा दे सकेगा, दे आर कॉल्ड एज सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और जो पैसा नहीं दे सकेगा, दे आर कॉल्ड एज इन। डेफिनेशन है, सॉल्वेंट वो आदमी जो अपना उधारी का पेमेंट कर सकेगा, दे आर कॉल्ड एज सॉल्वेंट। जो आदमी अपना उधारी का पेमेंट नहीं कर सकेगा, दे आर कॉल्ड एज।
ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पढ़ेंगे बाकी फिर वाउचर हेडिंग इतना लिख लिए थे। नेक्स्ट हेडिंग वाउचर। वाउचर क्या होता है देखना, कोई भी बिजनेस में कुछ हुआ है, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है बिजनेस में, का एविडेंस या उसका प्रूफ को वाउचर बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे सोच लो, पापा तुमको 100 रुपए दिए सामान खरीद के लाने के लिए, बोले पापा 80 रुपए लगा। पापा बोले 80 रुपए लगा, कैसे प्रूफ करोगे बताओ? फिर दिखाओगे, बिल दिखाओगे, पापा देखो 80 रुपए लगा, बिल दिखा दिए तो प्रूफ हो गया कि 80 रुपए लगा। तो ये जो पेपर दिखाए, जो बिल दिखाए, दिस इज कॉल्ड एज वाउचर। तो वाउचर का मतलब है कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेपर से कोई ट्रांजेक्शन प्रूफ हो सके। आज तुम स्कूल में पैसा दिए, कल दिन स्कूल वाले मना कर दिए तो पैसा नहीं दिए थे बोलने से। स्कूल वाले देते हैं कि नहीं मनी रिसीट, बाद में मनी रिसीट दिखा देंगे, तेरा मनी रिसीट इज एन एग्जांपल ऑफ अ वाउचर। कहीं से सामान खरीदे, तुमको बिल मिला, तो सामान खरीदे बोल के क्या प्रूफ है? बिल। तो बिल इज एन एग्जांपल ऑफ अ वाउचर। का मतलब है कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेपर जिससे कुछ प्रूफ हो सके, बिजनेस के ट्रांजेक्शन हुआ, परचेज हुआ, सेल हुआ, पैसा दिए, पैसा लिए, ये सब प्रूफ करने के लिए जो पेपर यूज होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट अकाउंट्स में वाउचर। क्लियर है? वाउचर इज अ एविडेंस, प्रूफ, कोई भी चीज का प्रूफ इज अ डॉक्यूमेंट, इज कॉल्ड एज अ वाउचर। एग्जांपल हो गया कैश मेमो, स्कूल में पैसा दिए तो मनी रिसीट देते हैं, कैश मेमो इज अ प्रूफ दैट यू हैव पेड द फी। तो फी पेमेंट का प्रूफ है कैश मेमो या मनी रिसीट, दैट इज एग्जांपल ऑफ वाउचर। कोई सामान खरीदे कहीं से, वो बिल मिलता है या इनवॉइस मिलता है, ये जो बिल है या इनवॉइस है, इज एग्जांपल ऑफ अ। क्लियर है? वाउचर सिंपली मींस कोई भी पेपर जिससे कोई चीज प्रूफ हो सके, सामान खरीदे, सामान बेचे, पैसा दिए, पैसा लिए, सब कुछ प्रूफ हो सके, कुछ डॉक्यूमेंट को अकाउंट्स में के दे रही है। ठीक है, तो इतना तक हम पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक्स बहुत इजी टॉपिक चल रहा है, अब मेन मेन सब कंप्लीट हो गया है, छोटे मोटे टॉपिक्स चल रहे हैं, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, वाउचर, सब एक लाइन का पेपर है। ठीक है इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है तो बोलो, डाउट डाउट नहीं है तो यू कैन लीव, विल कंटिन्यू। बस एक चीज और, खाली 2 मिनट, बीएसटी भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो 2 ऑप्शन है बीएसटी का, तुम बताना टेबल होगा। वी कैन इधर कीप इट एट 4 o'clock और वी कैन कीप इट एट 7 o'clock थर्सडे, कल। आई थिंक 4 विल बी मोर सुइटेबल फॉर गर्ल्स ऑल्सो। 4 बजे रखते हैं कल, ठीक है, तो कल 4 बजे रखेंगे फर्स्ट क्लास। हिस्ट्री का क्लास अभी तो हुआ ही नहीं है, तो फर्स्ट क्लास अभी, ठीक है, विल कीप एट 4 o'clock हिस्ट्री क्लास। फिर टाइमिंग डिस्कस कर लेंगे, अल्टरनेट डेज में रखेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे जो ब्लैंक चल रहा है बीएसटी रखेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के